हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर का लास्ट पार्ट। 10 क्लास का जो हमारा सीरीज चल रहा था चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का लास्ट पार्ट 5 है ये। तो ये करके आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियोस नहीं देखी है पार्ट 1, 3, 4, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारा आज का वीडियो की तरफ। तो पहला जो हमारा ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन आज का टॉपिक है, इसमें पहला जो हमारा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है क्या? देखिए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर साइकिल एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। वाटर साइकिल क्या होता है? देखिए, जितने भी वाटर बॉडीज है अर्थ पर, जितने भी वाटर बॉडीज है जैसे ओशन, सीज, लेक, रिवर, पॉन्ड, जितने भी है वाटर बॉडीज, पानी का हिस्सा, सबके ऊपर सन रेस पड़ता है। सन रेस पड़ने की वजह से वो क्या होगा? पानी इवेपोरेट होगा। हीट होने की वजह से इवेपोरेट यानी पानी का भाप बनेगा। वही पानी का भाप ऊपर जाकर क्या बनता है? क्लाउड बनता है। अब क्लाउड बनने के बाद जब वो सैचुरेटेड लेवल में चला जाता है तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट बन के बादल, पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में वो नीचे की तरफ गिरता है। उसी को हमारा फिर जाहिर है वही पानी फिर वापस आ गया। फिर वही पानी फिर से उन जितने भी सी, ओशन, पॉन्ड, लेक, रिवर जितने भी वापस उसमें चला जाता है। तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा चलता ही रहता है। पानी मतलब पानी उतना का उतना ही है, उसी को हमारा बोलता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर हमारा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? एयर में जो वाटर वेपर का जितना अमाउंट होता है जो हमें नजर नहीं आते, भाप कभी हमें नजर नहीं आते हैं, तो एयर में जो इनविजिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसी को हमारा बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर वेपर का अमाउंट को ही बोलते हैं हमारा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा ह्यूमिडिटी भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा और हीट ज्यादा पड़ेगा तभी तो वाटर बॉडी से ज्यादा वाटर वेपर निकलेगा। हीट जब ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, तभी ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा, तभी ह्यूमिडिटी का भी अमाउंट बढ़ेगा। तो पता चला देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ह्यूमिडिटी भी घटेगा। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नामी इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन का रेट पे इफेक्ट करता है? तो पहला तो हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हीट पड़ेगा वाटर बॉडी पे, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी में, मतलब जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में वो भी इंक्रीज होगा। अब देखते हैं हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। आप देखिए ह्यूमिडिटी का पार्ट देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी का 3 पार्ट होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो पहले जान लेते हैं हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है हमारा जैसे कि वाटर वेपर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि टोटल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का, टोटल अमाउंट एयर में कितना है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है। जैसे कि अगर हम बोले 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जो CU है इसका मतलब क्यूबिक और CM माने सेंटीमीटर। अगर हम बोले कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक है 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 ग्राम वाटर वेपर है। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वही एक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एक रेशियो है। किसका रेशियो है? देखिए, रेशियो है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये एक रेशियो, यानी अगर हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी
डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब एयर में ह्यूमिडिटी को होल्ड करने का कितना कैपेसिटी है उसका रेशियो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी को अगर हम 100 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो ये हमारा एक परसेंटेज वैल्यू में आ जाएगा। वैल्यू जो आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब एयर के अंदर ह्यूमिडिटी को होल्ड करने का कितना कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा परसेंटेज में कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लास्ट है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है वो पर किलोग्राम में कितना ग्राम है वो हमें दिखाता है, यानी पर किलोग्राम में कितना ग्राम वाटर वेपर, पर किलोग्राम जितना एयर होता है उसमें कितना ग्राम वाटर वेपर है वो हमें दिखाता है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से ही हमें समझ में आता है कि एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट है कितना एयर में। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो अब बढ़ते हैं हमारा प्रिसिपिटेशन की तरफ। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? देखिए, वाटर का कोई भी फॉर्म में जमीन पर गिरना उसी को बोलते हैं हमारा प्रिसिपिटेशन। वाटर कोई भी फॉर्म में हो सकता है, छोटे छोटे ड्रिजल टाइप में हो सकता है, रेनफॉल में हो सकता है, स्नो में हो सकता है, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, तो स्नोफॉल भी तो वाटर ही है, वो आने के बाद मेल्ट होगा तो वाटर ही है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन मतलब वाटर का किसी भी फॉर्म में नीचे गिरना उसी को बोलते हैं हमारा प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रेनफॉल। देखिए, रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल होता है हमारा जब इवापोरेशन होता है, हीट की वजह से वाटर बॉडीज पे जब हीट पड़ती है, समुद्र, दरिया, झील जितने भी होते हैं, रिवर, लेक, ओशन, सी, जितने में भी हीट पड़ने की वजह से पानी इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद वो क्या होगा? बादल बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स जब अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, तो वहां पे फिर वो कूल होता है और फिर वो इतना भारी हो जाता है क्लाउड की वो और होल्ड नहीं कर सकता है ज्यादा पानी को, तो फिर वो उसकी जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं वही बादल से जो बारिश होती है उसी को हमारा बोलते हैं रेनफॉल। अब रेनफॉल का जो यूनिट है, रेनफॉल का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर और इंचेस में। रेनफॉल को नापा जाता है सेंटीमीटर और इंचेस में। देखना बोला जाता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, कितना इंचेस बारिश हुआ इस साल। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रेनफॉल, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हमारा बोलते हैं रेन गॉज। रेन गॉज इसका यूज किया जाता है हमारा रेनफॉल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या है? जैसे आइसोथर्म और आइसो बार मैंने पढ़ाया था, ठीक उसी तरह से आइसो हाइट भी है। आइसो हाइट क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन, रियल में नहीं है, इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, मान लीजिए कुछ एरिया ऐसा है जिसमें सेम अमाउंट का बारिश हुआ है, मतलब बारिश हुआ मतलब एक महीना में सेम अमाउंट बारिश हुआ, या एक साल में जितना बारिश यहां हुआ उतना ही बारिश सब जगह हुआ, तो वो क्या करेगा? सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले एरिया को वो ज्वाइन करेगा। या तो एक महीना में सेम हो या फिर एक साल या एक दिन में जितना भी सेम अमाउंट वाला रेनफॉल वाला जो एरिया है उसी को ज्वाइन करता है, उसको हमारा बोलते हैं आइसो हाइट। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड में चेंज होना, उसी को हमारा बोलते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल मतलब वाटर वेपर से लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बनने को हमारा बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं। पहला हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है हमारा रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, लास्ट है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो पहले समझ लेते हैं हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ये रेन शेडो एरिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जो होता है वो होता है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादातर टाइम होता है वो 4 बजे के करीब। ठीक है, तो इसीलिए इसको 4 बजे वाली बारिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा? जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। वाटर वेपर, जो वाटर बॉडीज में जो हीट पड़ती है फिर वो वाटर वेपर बनेगा, वो ऊपर में जाके क्लाउड बनेगा, फिर उसी से बारिश होगी। तो उससे जो बारिश होती है उसी को हमारा बोलते हैं हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। और ये होता है कहां पे? किस रीजन में? ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में। और 4 बजे लगभग होती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं हमारा 4 बजे वाली बारिश। 4 PM के करीब
अक्सर होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए इसको समझ लिया, ये मान लीजिए एक रिलीफ है, ठीक है, ये एक रिलीफ है, कोई पहाड़ है, इसका ऊपर क्या हुआ, देखिए मान लीजिए इस साइड क्लाउड आया, इस साइड क्लाउड आया, क्लाउड में मतलब जितना भी मॉइस्ट एयर है, ठीक है, जिस एयर से बारिश हो सकती है वो मॉइस्ट एयर इधर आया, पर वो इस तरफ नहीं आ पाया। ये तो हो गया हमारा लीवर्ड स्लोप, ये हो गया हमारा लीवर्ड स्लोप, और ये हो गया हमारा विंडवर्ड स्लोप। इसको हमारा बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, और इसको हमारा बोलते हैं लीवर्ड स्लोप। जिस तरफ बारिश होती है उसको हमारा बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, और इस तरफ वाले को हमारा बोलते हैं लीवर्ड स्लोप। ऑपोजिट स्लोप को लीवर्ड स्लोप बोलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्ट एयर आने की वजह से यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन ये एरिया यहाँ पर बारिश बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हमारा रिलीफ रेनफॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर आ रही है, ये जो रिलीफ है, ये जो पहाड़ है, ये इस मॉइस्ट एयर को इस तरफ आने से रोक रही है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि सिर्फ इसी साइड बारिश होगी, इस साइड बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये तो माइटी जो हिमालय है या माइटी जो रिलीफ है, ये इसको इस मॉइस्चर एयर को यहाँ पे आने से रोक दे रहा है, इस तरफ आने से वो रोक दे रहा है, वो वहीं पर सिर्फ बारिश होगी, इस एरिया में नहीं होगी, या कोई भी एक एरिया में होता है दूसरे एरिया में नहीं होता है। तो ये जो ऑपोजिट साइड है इसको हमारा बोलते हैं लीवर्ड स्लोप, और इसी को बोलते हैं हमारा रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया हमारा इसी को बोलते हैं, जिस साइड में बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है, ना के बराबर, उसको हमारा बोलते हैं रेन शैडो एरिया, उसी को हमारा बोलते हैं लीवर्ड स्लोप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल में। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जो साइक्लोन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है, देखिए जब एक वार्म एयर और एक कोल्ड एयर, वार्म एयर और कोल्ड एयर जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं, एक दूसरे के जब करीब आते हैं, ठीक है, तो करीब आने से क्या होगा, वार्म एयर क्योंकि लाइटर है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जबकि कोल्ड एयर क्या है, डेंस से भारी है तो वो नीचे की तरफ चला गया, यानी कोल्ड एयर वार्म एयर के नीचे आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक चिल्ड वाटर का बोतल लाइए अपने फ्रिज से, ठीक, और उसको रखिए नॉर्मल टेम्परेचर में, जो बाहर का आउटर जो टेम्परेचर है आपके घर का उस पर रखिए, तो वो क्या होगा, वो जो चिल्ड बोतल है उससे देखिएगा, उससे जो वाटर वेपर निकल रहा है, जो भाप निकल रहा है, वो वापस जाकर लिक्विड बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, ये जो कोल्ड एयर वार्म एयर के नीचे आता है, तो इस वार्म एयर का टेम्परेचर की वजह से वो कोल्ड एयर जो होगा वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो जो अब तक जो वाटर वेपर था वो अब बन जाएगा हमारा लिक्विड। तो वो जो लिक्विड बनता है उसी से जो बारिश होती है उसको हमारा बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। ये देखिए, ये है वार्म एयर और ये है कोल्ड एयर। वार्म एयर कोल्ड एयर जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो कोल्ड एयर भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है, जबकि वार्म एयर हल्का होने की वजह से ऊपर चला जाता है। तो जब वार्म एयर के नीचे कोल्ड एयर आता है तो कोल्ड एयर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कंडेंसेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, वो एयर जो अब तक वाटर वेपर की शक्ल में था वो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। उसी की वजह से जो बारिश होती है उसको हमारा बोलते हैं साइक्लोनिक। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा सीरीज, एटमॉस्फेयर क्लास 10 चैप्टर 2 जो था हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा सीरीज था। ये 5 पार्ट इसके बने हैं, इससे पहले 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं, मैं उन चारों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।